ठीक है बच्चों, तो हमने देखो कल तक जो हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे ये हमने आपको करा दिए थे। ठीक है ना। तो इस पे बेस्ड जो बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो मैं नहीं करा रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है नहीं, क्योंकि देखो वो वैसे ही सेम क्वेश्चन है जो आप नाइन्थ में करके आए थे, थोड़े बहुत अपग्रेडेड है वो नाइन्थ में थोड़े सिंपल सिंपल थे। ठीक है ना, ये आप थोड़ी लैंग्वेज घुमावदार है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बुक से जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो डिफरेंट डिफरेंट है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ, गैलो साक्स लॉ। तो हाँ हाँ जी रितिका बेटा बताओ। हाँ रितिका बेटा कुछ कहना चाह रहे हो, आपका माइक। हाँ चलो। तो इस तरीके से बेटा उनके क्वेश्चंस आप लोग करें घर में। ठीक है मतलब। और अब देखो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है बेटा इस यूनिट का जो 7th सेक्शन है जो हमें दे रखा है वो दे रखा होता है एनसीईआरटी का, पता नहीं मैं एक प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है उसमें ये 7 नंबर का सेक्शन ही है। ठीक है अभी तक के, तो उसमें क्या क्या दे रखे हैं हमारे पास, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा, देखो एवोगैड्रो लॉ आप पढ़ चुके हो, और एवोगैड्रो जो हाइपोथेसिस है बेटा, ये जो मैं कल बात कर रहा था, जो एवोगैड्रो नंबर होता है जो आप पढ़ते हो मोल कॉन्सेप्ट में जो यूज होता है, दैट इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है ना बेटा, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास जब कंजर्व ये लॉ जब थे, लॉ से मतलब स्टार्टिंग के जो लॉ थे बेटा जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल जैसी चीजें नहीं थी, सब्सटेंस था, पार्टिकल्स थे, मास था। ठीक है ना, ये नहीं पता था कि ये पार्टिकल किस किस से मिलके बना है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। ठीक है, समय आगे बढ़ा, साइंस आगे बढ़ी, तो साइंटिस्ट लोगों को पता चल गया भाई जब अभी एवोगैड्रो लॉ आया तो एवोगैड्रो तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे ही बेस्ड है। इससे क्लियर हो रहा है कि जब तक एवोगैड्रो लॉ आया होगा बेटा तब तक हमारे पास एटम मॉलिक्यूल की थ्योरी आ गई। ठीक है बेटा। तो हम क्या लेंगे बेटा कि हमारे पास मतलब कहने का तो अब जल्दी से इन्हीं चीज़ों पे आगे बढ़ते हुए कि अब देखो जो डाल्टन एटॉमिक थियरी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो 3 लॉ थे, है ना, उन्हीं के बाद जैसे ये बात के लॉ है उनसे पहले ये हमारी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो आ गई थी। आप इसकी ईयर ऑफ डिस्कवरी देख सकते हैं। ठीक है ना, बुक्स में सबके देखो मैंने एक चीज़ सारे लॉ में क्या नहीं पढ़ाया, वो आप किताब से पढ़ सकते हो सिंपली, इसलिए मैंने नहीं समझाया कि जैसे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस की ये कब दिया गया था, किस ईयर में दिया गया था, है ना, किसने दिया था, है ना। तो ये सब चीजें मैंने नहीं बताई हैं आप लोगों को, या बुक से जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो, तो इसी बीच में बेटा एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई। वैसे कहते तो ये हैं, अब वही वाली चीज है कि साइंटिफिक सोसाइटी में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कोई भी सब्सटेंस जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जैसे अब मान लो वाटर है, वाटर भी लिक्विड स्टेज में होता है। ठीक है ना बेटा, तो वो लिक्विड स्टेज में जो वाटर होता है बेटा वो भी मतलब जैसे अब मैं अगर जो आप जानते हो उसके बेसिस पे समझाऊं कि H2O मॉलिक्यूल से बना होता है, तो H2O मॉलिक्यूल पूरा एक पार्टिकल है ना। तो बाद में पता चला ये जो H2O मतलब जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसमें क्या क्या है, तो पता चला हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है नहीं बेटा, तो इस तरीके से ये चीजें आई हमारे सामने। ठीक है, तो आप डाल तो क्लियर है, अब मैं इसलिए स्टार्टिंग करते हैं चीज़ों की। तो अब इस सेक्शन में जो सबसे पहली चीज़ दे रखी है वो ये दे रखी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है, तो देखो डाल्टन्स ने जो सबसे पहली थ्योरी जो एटम से रिलेटेड है बेटा, वो जो दी वो किसने दी, डाल्टन ने दी। ठीक है, और डाल्टन ने क्या बोला, वही जो हमारा मैटर की डेफिनेशन है वही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सबसे पहली पोस्टुलेट है। ठीक है, याद करो क्या है, मैटर इज कंसिस्ट मतलब मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ठीक है, एंड मैटर इज कंसिस्ट विद वेरी स्मॉल पार्टिकल, चाहे मैटर हमारा सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो। ठीक है ना बेटा, तो वो कोई भी तरह का मैटर हो लेकिन वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना। और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, कोई भी मैटर जिस सब पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बेटा, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड एटम, ये स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, ऑफ ये स्मॉलेस्ट पीस बोलो, पार्टिकल बोलो, है ना, यूनिट बोलो, है ना, ऑफ एनी मैटर, एनी मटेरियल, एनी सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एटम। तो ये उसको एक पार्टिकल को ही बेटा क्या हुआ, एक साइंटिफिक वर्ड दिया गया।
ठीक है, लेकिन अब इसे क्या है, वाटर जो लिक्विड स्टेज में मिलता है वो H2O पार्टिकल है, और H2O पार्टिकल भी किससे मिलके बना है ना, O और H से मिलके बना है। तो अगर मैं बोलूं कि पानी की सबसे छोटी से छोटी यूनिट क्या है, तो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन मैं कहूँ जी H2O किससे मिलके बना है, ठीक है, तो वो H2O मॉलिक्यूल जाएगा ना, और H2O मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है जी, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम और उसे। अब देखो वैसे आप 9th के लास्ट चैप्टर में आप है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी पढ़ चुके हो, लेकिन आप फिलहाल अभी आपके दिमाग में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुए, ठीक है ना भाई, पॉइंट है ना, आप भले ही 9th में आपको पढ़ा दिया, लेकिन आप नहीं पढ़े हुए होने चाहिए फिलहाल के लिए, ठीक है ना बेटा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज है, क्योंकि आप मतलब पढ़े हुए हो लेकिन आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला H2O जो होता है वो H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है, और H2O मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। फिर मतलब आप कहोगे जी हाइड्रोजन, मैं कहूँ आपसे हाइड्रोजन एटम सबसे छोटी है, तो आपके मन में आ जाएगा सर कहाँ सबसे छोटी है हाइड्रोजन एटम, है ना, हाइड्रो मतलब एटम जो है कहाँ से, एटम तो खुद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना। तो आज आप जानते हो, आपको 9th के सेकंड टर्म के चैप्टर में पढ़ा दिया गया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम उसी टाइम पीरियड पे जाएं, तो जब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई, आप ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना बेटा, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ईयर ऑफ डिस्कवरी देखना, मतलब किस ईयर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हुई, किस ईयर में इलेक्ट्रॉन आया। तो आप पाओगे कि जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बनी तब हमें नहीं पता था कि एटम भी और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना बेटा। तब तो एटम सबसे छोटी, मतलब जो किसी भी मटेरियल की जो सबसे छोटा पार्टिकल था जिससे मिलके वो बना है, सबसे छोटा पीस जो था वो हमारा बेटा क्या कहलाया, एटम कहलाया। आगे पॉइंट समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की सबसे पहली, ठीक है, और सबसे छोटी, मतलब सबसे मेन पोस्टुलेट है कि मैटर इज कंसिस्ट विद वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, और दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड, है ना, एटम। दैट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट कि एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो ये जो छोटा से छोटा पार्टिकल होता है बेटा, वो हमारा क्या कहलाता है आपका, ठीक है, वो हमारा बेटा क्या कहलाता है, एटम। फिर अगला जो पोस्टुलेट जो आप पढ़ के आए हो बेटा, कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज, और थर्ड पोस्टुलेट क्या है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कॉपर का पीस है बेटा, है ना, ये मेरे पास मान लीजिए आयरन का पीस है, ठीक है, तो ये आयरन के एटम्स है, क्लियर पॉइंट। तो अगर बेटा मैं कॉपर और कॉपर के ही एटम का कंपैरिजन करूं, ठीक है बेटा, कॉपर और कॉपर के एटम का ही कंपैरिजन करूं बेटा, आगे पॉइंट समझ में क्लियर है। तो हमारे पास क्या होता कि अब जो इस एटम का साइज होगा वही इस एटम का साइज होगा, वही सारे इन सारे एटम्स का साइज आपस में क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, क्लियर है पॉइंट, ठीक। तो इनका मास क्या होगा, सेम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, एटॉमिक वॉल्यूम सेम होगा। तो हम ये देख रहे हैं बेटा कि हमारे पास एटम्स अगर एक ही एलिमेंट के हैं, ये पूरा क्या कहलाता है, एलिमेंट, है ना। एटम, एटम देखो दोनों की डेफिनेशन एक दूसरे के उसने, कि एलिमेंट की डेफिनेशन भी आप क्या पढ़ते हो कि एक जैसे एटम्स को कंबाइन करने से जो स्पीसीज मिल बन के तैयार होती है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, है ना, हम उसको बोलते हैं आपका एलिमेंट। और एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, वो आपकी होती है एटम, क्लियर। क्लियर, तो इस तरीके से देखो एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं इन देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल, मेनली फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, पीरियोडिक चैप्टर जो आएगा वो आप उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो एटम्स आर, वो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, है ना, आर सेम इन द प्रॉपर्टीज, क्लियर, ये कह सकते हैं आर आइडेंटिकल इन द प्रॉपर्टीज। अब मान लीजिए एक एटम में ले लूं इसका, अब जैसे ऐसे आयरन के, ये आयरन के सारे एटम आप देखो, इन सबका साइज बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा, मास बराबर होगा, ठीक है ना बेटा। फिर अब अगर मैं ले लूं एक एटम, तो मैं ले लूं इसका, और बेटा एक एटम मैं ले लूं इसका, ये मान लीजिए कॉपर का एटम है, ठीक है, और ये मान लीजिए आयरन का एटम है। तो अलग अलग एलिमेंट के अगर एटम है तो इनका मास भी अलग हो सकता है, इन दोनों का मास भी आपस में अलग हो सकता है, साइज भी अलग हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम भी अलग हो सकता है ना। और मान लीजिए एटम जो रिएक्शन करता है, मान लीजिए क्लियर, किसी से किसी है, तो वो रिएक्शन करने का पैटर्न भी अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, वो डिपेंड, लेकिन मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी तो सारी सारी क्या मिलेगी, अलग अलग। तो ये हमारी थर्ड पॉस्टुलेट बन जाती है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टी। जनरली प्रॉपर्टी उन्होंने कौन सी ली थी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी,
है ना, मास, साइज, वॉल्यूम वगैरह। केमिकल प्रॉपर्टीज उस टाइम इतनी डिस्कवर भी नहीं हुई जो आज है, ठीक है ना बेटा। तो जो थोड़ी बहुत थी उस टाइम की वो सिमिलर सी थी। क्लियर या डिफरेंट, ओ सॉरी डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये हुआ। चलो, और तो थ्री पोस्टुलेट्स हुई। एक, किसी भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो पार्टिकल, वो हमारा क्या कहलाता है आपका, है ना, आपका कहलाता है बेटा क्या, एटम। और एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सिमिलर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, या प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। एंड एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर द डिफरेंट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये हमारा तीन प्रॉपर्टीज हुई। इसके बाद देखो जो फोर्थ पोस्टुलेट बनती है ना, ये मेन तो तीन ही पोस्टुलेट है, क्लियर पॉइंट। इसके बाद और डिफरेंट डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं अलग अलग, ठीक है, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे जैसे बेस थी। तो हमारे पास, तो अब जैसे क्या होता है, जो नेचर होती है, जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है नहीं बेटा। पहले जैसे मान लो फोर्थ पोस्टुलेट पे देखो इसमें क्या लिख रहा है आपके पास कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, है ना, विच अकाउंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैटर। मैंने आपसे बोला ना, अगली जो पोस्टुलेट्स हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड करती है, ठीक है। तो और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी, जैसे क्या मान लो इस कॉपर और कॉपर एटम के बीच में, बेटा देखो इनके बीच में कोई बॉन्डिंग तो है नहीं, है ना, ये सब एक सरफेस सरफेस के बीच में, इनके बीच में ये तो है नहीं कि इनके बीच में, अब वही वाली बात है, मैं कैसे आपको समझाऊं कि बॉन्डिंग वाली चीज तो इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होती है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसका इन्होंने शेयर कर रखी हो, इन्होंने लॉस किया हो, ये तो मैं तब बताऊंगा ना आपको, मतलब मेरे से मतलब डाल्टन इस चीज को तब बता पाते ना कि जब उस टाइम तक इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी होती, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से अब देखो, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ईयर मैं आपको देख के बताता हूँ, कितना दे रखा है इसमें, इसमें दे ही नहीं रखा, चलो आप अपने पास बुक्स में देखना, आपके पास इसका जो ईयर ऑफ वो है डाल्टन का, वो इसमें एनसीईआरटी में तो दे रखा है जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो आप घर पे चेक कर लेना। तो मेरे कहने का मतलब सोचो कैसे बताएं, तो ये कैसे जुड़े हुए हैं। तो उस टाइम तो बस यही बोला गया कि ये जो सरफेस सरफेस के बीच में, क्योंकि इनके बीच में वही कॉपर और कॉपर, है ना, आयरन और आयरन, जितने आयरन के एटम है ये आपस के बीच में एक वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी सरफेस सरफेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्लियर है। आप देखो जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। आप सोचो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कोई सॉलिड सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड इज स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेज, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो आप सोचो आपने टेम्परेचर दिया तो क्या होगा, इन एटम एटम की सरफेस के बीच में जो एक, है ना, अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से पास पास है ना, और सॉलिड स्टेट में है, उस टेम्परेचर से वो फोर्स टूटने लगता है, ये दूर फोर्स छूटने पे ये दूर दूर होने लगते हैं, दूर दूर होंगे तो वही सॉलिड छूट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में होगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा आप कॉपर कॉपर की सरफेस के बीच का फोर्स और आयरन आयरन के बीच की सरफेस का फोर्स वो तो अलग हो सकता है ना, कॉपर और कॉपर 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 में तो सेम सेम है, लेकिन जो आयरन आयरन की सरफेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इनमें आपस में सेम होगा, इसमें आपस में सेम होगा, लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कॉपर कॉपर के बीच है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन आयरन के एटम्स के बीच में, ये तो डिफरेंट होता है हमारे, ये किसी में ज्यादा है किसी में कम, ठीक है। तो जिसमें कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा। तो पार्टिकल के बीच के देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो नेचर थी, इस पे भी अब देखो, तो ये बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो होती है या बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कैसी प्रॉपर्टी है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्लियर है पॉइंट। तो अब इनके बीच में एटम्स के बीच में बाइंडिंग फोर्सेस क्या है, ये सारी चीजें ये यहाँ पे लाए, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें हैं। और देखो लास्ट नंबर पे क्या दे रखी है कि इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन, है ना, बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड, ठीक है ना। तो कि एक जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए कॉपर एलिमेंट का जो पार्टिकल है वो तो एटम की फॉर्म में है, और जो कंपाउंड होते हैं जैसे अभी हमने बोला, है ना, H2O, है ना, मान लिया आपने पानी लिया तो पानी में क्या है H2O, अब H2 बाद में पता चला जी H और O से, तो इसका छोटा से छोटे पार्टिकल में तो कई सारे एटम है भाई, मतलब वाटर तो बेसिकली पार्टिकल का पार्टिकल तो ये है ना, और किसी जो एलिमेंट है एलिमेंट का पार्टिकल ये सीधा एक सिंगल ही है, तो इनमें ये डिस्टिंग्विश ढंग से नहीं करता, एक जगह तो पार्टिकल एटॉमिक फॉर्म में है और एक जगह पार्टिकल किसी मैटर का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इनकी थ्योरी इस चीज को ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं करती, ठीक है नहीं, आगे समझ में। तो कि कब तो मतलब हमारे पास पार्टिकल एटम भी हो सकता है और पार्टिकल के छोटा से छोटा, एक तरफ तो ये कह रहे थे कि कोई भी मैटर जिस चीज से मिलकर बना होता है ना, जिन पार्टिकल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो आपका एटम है।
अब यहाँ तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, यहाँ तो वाटर जिनसे मिलके बना है वो तो H2O, और H2O किससे है, चलो तो यही पॉस्टुलेट थोड़ी सी, तो ये इस चीज को थोड़ा सा प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं करता है, ठीक है ना, तो ये दिक्कत है। बाकी फिर आगे समय आगे बढ़ा, कुछ और डिस्कवरीज हुई, तो बेटा डाल्टन के और भी पॉइंट गलत आने लगे, ठीक है ना। हाँ, जैसे डाल्टन के देखो एक दो पॉस्टुलेट्स और क्या इसमें दे रखे हैं कि एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है, ठीक है, हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, तो मतलब यही वाली प्रॉपर्टी से मैच करता है। जैसे मान लो H2O है, तो H2O किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, तो मॉलिक्यूल के टुकड़े होकर और एटम बन गया, है ना। तो एटम जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, क्लियर। एक तो ये चीज, और ये क्या होता है ना, इंडिविजिबल है, और एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो दो पॉस्टुलेट ये और थी कि किसी भी मटेरियल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब जो एटम है, वो क्या होता है, इंडिविजिबल होता है, जिसके हम और डिविजिबल नहीं है, मतलब और टुकड़े नहीं कर सकते, चार से जितने टुकड़े, सबसे छोटा टुकड़ा यही होता है, ठीक है ये। तो इस तरीके, और एक क्या कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं। तो देखो बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी जब डिस्कवरी हो गई बेटा इलेक्ट्रॉन की, उसके कुछ समय बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की तो काफी समय के बाद हुई फिर, ठीक है ना बेटा। तो अब भाई एक तरफ डाल्टन ने कह दिया कि किसी भी मटेरियल का, है ना, जो छोटा से छोटा पार्टिकल है जिनसे मिलके बनता है वो एटम होता है, अब पता चला एटम भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बन रहा है, तो उसका ये पोस्टुलेट गलत हो गया, ठीक है नहीं। और एटम क्या है, न्यूट्रल होता है, लेकिन एटम के अंदर जो मिल पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो ये भी एक थोड़ी डाउटेबल सिचुएशन बन गई, लेकिन वो समझ में आया नहीं। तो इस तरीके से देखो एटम हमारे डाल्टन मॉडल की जो पहला पॉइंट है वो आज भी चल रहा है कि किसी भी मटेरियल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एटम, क्लियर। लेकिन अब बात आ गई यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गई, तब तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं बची एटम, क्लियर पॉइंट। भाई देखो मान पानी है, पानी H2O मॉलिक्यूल से बना है, H2 मॉलिक्यूल किससे बन के बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, चलो यहाँ तक तो सही था। अब डिस्कवरी हो गई तो जी एटम के अंदर भी है, तो अब तो कह सकते हैं जी पानी की जो सबसे छोटी जो चीजें हैं वो एटम नहीं है, एटम से भी छोटा कुछ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है नहीं बेटा। तो इस तरीके से ये पोस्टुलेट एटम इंडिविजिबल है ना, तो ये दोनों बातें एक ही हो गई, मतलब दोनों पोस्टुलेट क्या हुआ बेटा इस तरीके से आगे जाके गलत होने लगी। तो यही बनी क्या बेटा हमारी ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें हैं, क्लियर है। चलो अब इसी में देखो एक फिर कुछ समय के बाद जब ये दिक्कतें आई, तो इस डाल्टन थ्योरी में क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, मतलब इसमें थोड़े इंप्रूवमेंट करेंगे, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एटॉमिक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसकी देखो मैं पोस्टुलेट जो मॉडर्नाइजेशन करने के बाद जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट्स बनी, मैं एक बार बुक से आपको पढ़ रहा हूँ, है ना, आप उनको ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीजें थी, ठीक है ना। तो देखो एज ए रिजल्ट ऑफ द रिसर्च, है ना, रिसर्च डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेज, ठीक है। तो साइंटिस्ट मेड बाय वेरियस केमिस्ट एंड द फिजिक्स, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, है ना, उन्होंने जब डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट निकाले, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हैड अंडरगो रेडियल चेंजेस, कुछ चेंजेस के में इसमें आए, ठीक है। वो क्या क्या चीजें थी देखो उसमें, द मेन पॉइंट ऑफ द मॉडर्न थ्योरी, वो क्या चीज है बेटा वो देखो। तो पहला है एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी द इंडिविजिबल, एटम, है ना, इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड, और ज्यादा समय तक, है ना, कंसिडर्ड नहीं किया गया किस बात के लिए कि एटम इज इंडिविजिबल, है ना, वो इंडिविजिबल है क्योंकि उसके अंदर तो और पार्टिकल मिल गए, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से, तो ये चाहे पॉइंट ज्यादा टाइम नहीं चल पाया, तो ये इसमें चेंजेस, इसमें मॉडिफिकेशन, ठीक है नहीं बेटा, मतलब इस पॉइंट को चेंज कर, क्लियर। अगला देखो क्या दे रखा है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जैसे अभी तक इन्होंने क्या बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे ये कॉपर का एटम है, ये कॉपर का एटम है, ये कॉपर का एटम है, ये कॉपर कॉपर के एटम है, तो मैंने अभी भी आपको बताया इनका मास, इनका एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम सब बराबर होता है, मतलब सेम है ना, एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये था। तो अब देखो बेटा इसी में क्या चेंजेस आए कि कुछ समय के बाद पता चला कि जो हम बेटा हमारे हाइड्रोजन एटम होता है, कुछ समय के बाद हमें क्या पता चला कि जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, उसके भी अंदर तीन तरह की हाइड्रोजन होती है, एक हाइड्रोजन जिसका मास 1 हो, एक हाइड्रोजन एटम ऐसे जिसका मास 2 हो, एक हाइड्रोजन एटम जिसका मास क्या हो बेटा 3 हो। आ गया पॉइंट समझ में, क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन एटम से मिलके बनी है, मतलब ये जो एक हाइड्रोजन एटम है कि भाई 99% पार्ट तो अकेला यही है इसमें, बाकी 1% में बेटा ये दोनों 99 पॉइंट भी 9 में आ जाता है, 99.9 समथिंग रहता है, तो 0.1% जो होता है केवल और केवल कौन सा मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं। तो कितने भी हो जाए बेटा, फ्रिक्शंस में कितने भी कम हो, डेसिमल में कितने भी कम हो, तो कुछ ना कुछ तो है। तो हाइड्रोजन एटम शुरुआत में तो ये था, फिर जैसे समय आगे बढ़ा, रिसर्च आगे बढ़ी,
तो पता चला बेटा कि हाइड्रोजन एटम में भी 3 तरह के हाइड्रोजन एटम्स हैं। मतलब हाइड्रोजन भी के एटम्स भी 3 तरह के होते हैं जिनका मास क्या होता है, और एटॉमिक नंबर तो देखो शुरुआत में था नहीं। तुम सोचो कि यहाँ पे मैं बोल दूं 1h1 1h2 1h3, मैं क्यों नहीं बोल रहा वो 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी तो होने दो अभी। एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के वो आ गए, मॉडल आ गए, है ना, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, तब तक भी एटॉमिक नंबर नहीं बना था। ठीक है ना बेटा, उसके बहुत टाइम के बाद 1913-14 के आसपास, है ना, 16 13 to 6 में एग्जैक्टली नहीं था, तब जाके एटॉमिक नंबर बना। तो तब तक तो बेटा हमारे पास मास ही मास था एटम्स का। तब इन्होंने क्या पाया, जो हाइड्रोजन एटम होता है, और केवल अकेला हाइड्रोजन ही नहीं, ऐसे और भी कई सारे हैं, जैसे कार्बन है। तो जो कार्बन हम ओवरऑल मिलता है उसमें 3 तरह के कार्बन एटम्स होते हैं, C12, C13, है ना, C14। आगे पॉइंट समझ में? तो ये 3 तरह के उनसे मिलके बना है ना, क्लियर पॉइंट। तो हमारे पास ये कंडीशन रहती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या कंडीशन है, थोड़ा सा ये रहता है, ठीक है। तो अब हमारे पास चीजें आती हैं इस तरीके कि कहाँ पॉइंट था हमारा, हाँ, मतलब एटम्स जो होते हैं सेम, जो हमारा अब तक एक डाल्टन की बेटा पोस्टुलेट थी, क्या पोस्टुलेट थी, कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम साइज, सेम वॉल्यूम, सेम मास। लेकिन अब तो हाइड्रोजन, ये एक ही हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम है, लेकिन इनके मास क्या मिल रहे हैं बेटा, डिफरेंट मिल रहे हैं। आगे पॉइंट समझ में? तो इस तरीके से बेटा ये हमारे पास वो वाली पोस्टुलेट में भी दिक्कत आने लगी, क्लियर पॉइंट। तो इसमें भी चेंजेस करे गए। तो जब ये इनको बोला गया आइसोटोप्स, इनको क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स, मतलब एक ही एलिमेंट के। अभी देखो, अभी जो आप फाइनल डेफिनेशन आइसोटोप की पढ़ते हो बेटा, वो क्या पढ़ते हो, आप याद करो। आप ये पढ़ के आए हो आइसोटोप्स की जो डेफिनेशन है, दैट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। लेकिन आप बताओ, जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तब क्या एटॉमिक नंबर आया था, नहीं आया था। तो पुराने जमाने में आइसोटोप्स की जो डेफिनेशन थी बेटा, वो ये थी कि एलिमेंट्स सॉरी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम जिनका मास अलग अलग हो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैविंग द डिफरेंट मास, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो डिस्कवर हो तो बाद में जब हो गया तब मॉडर्न डेफिनेशन बना दी गई कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, तो समय के साथ ही तो मैं चाहता हूँ आपको वो पुरानी चीजें भी पता हो बेटा, और आप जो नई चीज होगी है वो भी जानते हो, ठीक है ना, हमें पूरा प्रोसीजर पता हो। ठीक है, आज बस हम मॉडर्नाइजेशन में जी के रहते हैं, है ना, मतलब फाइनल बात है, यही तो लिखनी है, यही तो करनी है। लेकिन बेटा देखो, मकान के अंदर नींव होती है जो दिखती नहीं है। ऐसे ही आज के जो लॉ हैं वो कैसे बने, पुराने लॉ कुछ अलग थे, उनमें कुछ चेंजेस आए, है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, कुछ चेंजेस आए तो मॉडर्न बना। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पुरानी चीज भी बताओ जो स्टार्टिंग में बनी और जो आज है वो भी बताओ, ठीक है ना, क्या बीच में प्रॉब्लम आई वो भी बताओ जिसकी वजह से चेंजेस आए, और ऐसे पढ़ने की बेटा आदत डालो, ये आपको बहुत फ्रूटफुल होगी, ठीक है ना बेटा। चलो, तो इस तरीके से हमारे पास देखो और भी देखो क्या और इसमें चेंजेस थे। अब देखो थर्ड पॉइंट इसमें दे रखा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम एटॉमिक मासेस। अब अभी तक क्या था कि अगर मान लो एक आयरन का एटम है और एक कॉपर का एटम है, तो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं इनके मास, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक साइज अलग अलग। लेकिन समय आगे बढ़ा तो पता चला, देखो अब जैसे आर्गन है ना, जब हमारी इनर्ट गैसेस डिस्कवर है, तो आर्गन जो एलिमेंट का जो एटम होगा बेटा, ठीक है ना बेटा, अब आयरन के, आर्गन का जो एटम का मास होता है वो भी 40 होती है, मान लीजिए, और ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम के एटम का मास भी क्या होता है, 40 होता है, ठीक है नहीं, क्लियर। तो मतलब वो 39.1 का क्या होता है, एग्जैक्ट 40 होता है। पोटेशियम का क्या होता है, ऐसी देखो, पोटेशियम का क्या होता है 39 पॉइंट, है ना, 1 करके होता है, तो वो 39 लिखते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से एक में 39.8 होता है तो उसको हम 40 लिख लेते हैं। तो कहने का एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, लेकिन इनका मास क्या बन गया, इक्वल। तो आप देख रहे हो डाल्टन की सारी, अभी तक जो आपने देखा, सारी प्रॉपर्टी ही क्या मिल गई, आगे जाके जो सॉरी पोस्टुलेट जो डाल्टन थ्योरी ने बताया, आगे जाके सभी गड़बड़ होने लगी, ठीक है नहीं। जैसे पहली क्या थी कि हमारे पास जो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट मैटर का, है ना, जो छोटा से छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है, वो वायर्ड अलग बुक में आपको मिलता है, किसी भी एलिमेंट का छोटा से छोटा पार्ट एटम है। लेकिन बेसिकली क्या है कि मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बनता है ना, वो छोटा से छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। अब बाद में पता चल गया, और एक पाए इसी पे बेस्ड दूसरी पोस्टुलेट थी कि एटम इज इंडिविजिबल। ये दोनों पॉइंट पोस्टुलेट इंडिकेशन तो एक ही दे रही है, ये दोनों ही एक साथ गलत हो गई जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गए, ठीक है ना। अब आया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो एक ही एलिमेंट के एटम का मास अलग अलग है। अगली पोस्टुलेट क्या आती है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक मास, साइज एंड वॉल्यूम।
तो क्या हुआ, अलग अलग एलिमेंट के एटम का मास सेम मिल गया, चाहे दो चार कहीं मिला लेकिन मिल तो गया। पॉइंट तो वो तीनों ये पॉस्टुलेट क्या हो गई, अलग अलग हो गई, मतलब डिफरेंट हो गई। ठीक है, फिर क्या था, एटम इज, चौथी पॉस्टुलेट है एटम इज इंडिविजिबल, वो वैसे करें। पांचवी बेटी एटम इज न्यूट्रल, है ना। तो वो क्या है, ओवरऑल तो एटम न्यूट्रल है, लेकिन एटम जिन पार्टिकल से मिलकर बना वो चार्ज है। तो कहने कहा मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, जो सारी पॉस्टुलेट्स थी, सब में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क लग गए। समय जैसे आगे बढ़ा, साइंस बड़ी डेवलपमेंट हुआ, तो उसके सभी पॉस्टुलेट्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क्स आए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास चीजें बनी। अगला देखो, इसमें क्या दे रखा है, द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन के बेसिस पे दे रखा है, ये अभी थोड़ा आपको नहीं रहेगा, है ना। और एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव तो मतलब वहीं पहुंच गया आपका, उसमें आइसोटोप्स में और उसमें इंडिविजुअल वाले पॉइंट में। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो ये चीज है बेटा, ये थोड़ा ये पॉस्टुलेट भी है कि केमिकल रिएक्शन, देखो ये क्या हो गया, रिएक्शन बेस्ड हमारा पॉइंट हो गया। तो केमिकल, जैसे मैंने कल बताया, याद करो, N2H2 मिलकर अमोनिया बनाते हैं, कैसे होता है। बाद में पता चला N2 जो मॉलिक्यूल है वो दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना, ये दोनों अलग अलग हो गए, है ना। हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूल है, वो दो एटम से मिलकर बना, हाई HH अलग अलग है, फिर एक नाइट्रोजन एटम पे तीन हाइड्रोजन एटम आके लगे, तब अमोनिया बना। ठीक है, तो बाद में पता चला कि केमिकल रिएक्शंस में जो सबसे मेन रोल प्ले होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट। कोई भी मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो बेटा, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो पहले वो अपने एटम्स में टूटता है, फिर एटम एटम मिलके नए एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, तो कंपोजिशन भी चेंज हुआ, नए रिएक्शन भी हुए। ठीक है, आगे आके इसमें भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत इश्यूज आए। ठीक है ना बेटा, तो वो चीज है, वैसे मेन 99% पे सही है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास कई सारी ड्रॉबैक्स आई किसकी, हमारे, है ना, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है पॉइंट, तो ये हमारे पास चीज है। ठीक है, चलो, और भी आप बुक से इसको पढ़ना, है ना, तो आपको वो चीजें मिलेंगी। क्लियर है, तो ये चीज हमारे पास हुई। तो बताओ बेटा, ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, और समय के साथ जो उसमें ड्रॉबैक्स आई, जो उसमें क्वेश्चन मार्क लगे, और जिसके बेसिस पे उसमें चेंजेस करके चेंजेस किए गए बाद में, तो बताओ यहाँ तक में मुझे नहीं लगता कोई चीजें होंगी, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स आपको नाइन्थ में जब है ना, सेकेंड टर्म के जो चैप्टर है बेटा, उसमें हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको नाइन्थ में भी पढ़ाई जाती है। क्लियर पॉइंट, और ये सभी चीजें जहाँ तक मुझे ध्यान है, चाहे पोस्टुलेट के जो 5-6 पॉइंट थे वो, चाहे उसकी ये ड्रॉबैक्स थी, ये सभी आपके नाइन्थ में आ जाते हैं। तो जिसको वो आते हो नाइन्थ वाली, कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उनको अभी भी याद होंगे ये सारी, है ना, पोस्टुलेट्स एंड देयर ड्रॉबैक, और कुछ को नहीं याद होंगे, तो वो आप समझ गए होंगे। तो अभी भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आपसे इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बेटा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, कुछ पूछना है? हो, हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा? हाँ चलो, हाँ वो आदित्य, वो हाइपर फाइन वाली चीज पढ़ी थी बेटा आपने? और जो मेरी वाली चीज है, थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए? क्या क्या रिलेट किया, मतलब क्या सब मीनिंग निकाला? एक्चुअली मुझे लगता है वो तभी समझ में आएगा जब मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, या आप क्या करना, थोड़ा सा समझना हो बेटा, तो आप घर पे ना एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है ना, उसमें एक जगह है इमिशन, एक स्पेक्ट्रम टॉपिक दे रखे हैं, स्पेक्ट्रम और उसकी टाइप दे रखे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम। थ्योरेटिकल है पूरा वो एक बार, और उसी में फिर ये दे रखा है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे आपको वो चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो एक बार आप वो पढ़ना। क्लियर, मैं जो कह रहा था कि कल मैं वो कर दूंगा, तो मैं वही चीज कहना चाह रहा था कि मैं पढ़ा दूंगा, फिर मैंने सोचा कि वो पूरा पढ़ूंगा तो दिक्कत आएगा। एक्चुअली बेसिकली देखो, एक चीजें बताऊं आपको, अगर शॉर्ट में बताऊं, जैसे टाइम ट्रेवल, जैसे आप सुनते हो ना, कई बार हॉलीवुड मूवीज वगैरह में ये चीजें आती हैं ना, टाइम ट्रेवल मशीन, ट्रेवल में ना टाइम मशीन होती है, टाइम ट्रेवल। यूट्यूब वगैरह पे बहुत वीडियो ऐसी पड़ी रहती हैं कि 1960 में गया आदमी अब आया, या 2040 का आदमी, ऐसी कई वीडियोस पड़ी हुई है। कई तो उसमें मतलब, अब ये क्या है, जो एक ये कॉन्सेप्ट है टाइम मशीन का, टाइम ट्रेवल का, उस पे बेस्ड लोगों को जो होता है कहानी बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं। बट अभी साइंस इसमें लगी हुई है कि टाइम ट्रेवल जो चीज होती है, तो टाइम क्या चीज होती है। तो जैसे आप जानते हो बेटा, जैसे हमारे पास सन है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है नहीं, तो हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड जो अपना चक्कर है वो, है ना, कितने टाइम में पूरा करती है,
प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस को लाइट ईयर में नापा जाता है, ठीक है ना बेटा। तो टाइम बेसिकली क्या है, और वो अब वो सन से जो एनर्जी हम तक आती है, समझ में आ गया नहीं बेटा। तो ये और जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स की डिस्टेंस वगैरह आप लोगों ये सब लाइट ईयर में ही मेजर करे जाते हैं। तो बेसिकली टाइम ट्रेवल क्या है, वो टाइम वही चीज है, वो एनर्जी का बेटा एक जगह से दूसरी जगह का पहुंचना है, और पहुंचने में वो एनर्जी का वेरिएंस होता है ना, बदलाव आता है। और जहाँ बदलाव आता है वहां बेटा टुकड़े कहे जाते हैं, उनको फ्रिक्शंस बोला जाता है। समझ में नहीं, जैसे मान लो किसी की एनर्जी 10 जूल थी और फिर वो मान लो 8 जूल रह गई, हम कहते हैं ना कितनी रह गई, तो हमें 8/10, मतलब रह कितनी गई जी, अब 8 अब कितनी है 10 तो कितना जी, या मान लो 10 आपके पास 8 थी फॉर एग्जाम्पल और 2 खत्म हो गई 6 बजे, तो हम कहेंगे ना 1/4 एनर्जी खत्म हो गई। तो ये जो फ्रैक्शन होता है ना, इसी चीज पे बेस्ड हमारे पास टाइम का वो है। तो वो उन्होंने वही बताया है कि वो जो हमारी लाइंस होती हैं ना स्पेक्ट्रम में, फाइन लाइंस होती हैं, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो है ना गैप होता है बेटा, वहां आप पढ़ोगे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और वो पढ़ोगे आप लाइन स्पेक्ट्रम, तो वहां आप एनर्जी गैप सुनोगे, और लाइंस के बीच में गैप होता है। वो गैप कैसे बनता है, एनर्जी के वेरिएंस की वजह से बनता है, ठीक है। तो वो कितना फ्रिक्शन हुआ, कितना चेंजेस आया, वही टाइम पे बेस्ड होता है। तो वो सेकंड वगैरह ये सब चीज कभी देखना आप कि ये सेकंड बना कैसे, आप नेट पे देखना थोड़ा सा, तो आपको चीजें पता चलेगा कि टाइम की यूनिट जो सेकंड होती है वो कैसे बनी। देख भी ली होगी वैसे अब तक कई बच्चों ने, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो वो एक बार जब स्पेक्ट्रम हो जाएगा ना, फाइन लाइन आ जाएंगी, फाइन स्पेक्ट्रम आप पढ़ लोगे, तब आपको ये समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। चलो किसी दिन आपका इधर टॉपिक नहीं पढ़ाना होगा, या फिर वो सेकंड चैप्टर में टाइम लगेगा आने में, ये टॉपिक आने में अभी कम से कम 15-20 दिन लगेंगे कम से कम, ठीक है ना, 20 दिन तो कम से कम लगेंगे। तो है ना, देखते हैं, चलो कोई नहीं, तो इसका इतना लोड मत लो, वो आप जैसे मुझे याद रहेगा जब मैं वो टॉपिक कराऊंगा ना, तो आपको तुरंत बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। चलो है ना, आज बेटा थोड़ा अभी कल से ना मुझे भी थोड़ा फीवरिश चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा तबीयत ऐसी हो रही है। आज इतने ही रहने देते हैं, क्लास टाइम भी होने वाला होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, आज इतना ही रहने देते हैं क्लास में। अब आप आज क्विट कर दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम हो कल ले लेंगे बेटा, है ना। हाँ बेटा बताओ। बेटा पीडीएफ अभी भेजी नहीं है मैंने, है ना, भेज दो। तुम्हारे पास घर पे कोई भी बुक नहीं है बेटा? ठीक है ना, कुछ आजकल भेज देता हूँ, भेज दो। हाँ जी वंदना, कुछ पूछना है? कौन से नोट्स बेटा? अच्छा, वो ये पीडीएफ की जो बात कर रहा था, ऐसे करता हूँ आज भेज देता हूँ, आप संडे में वगैरह में बना लेना उससे, हाँ? ठीक है बेटा, ओके बेटा। चलो क्विट कर दो, विक्रांत और आप दोनों ही क्विट करो बेटा। विक्रांत कुछ पूछना है बेटा?